पीएम मोदी के कुशल नेतृत्व को टक्कर देने के लिए विपक्ष के 26 दल एक साथ आ गए कि हम मोदी लहर को 2024 से पहले रोक देंगे, लेकिन विपक्ष के सभी अरमान आंसू में ही बह गए। वो रोकना तो दूर, एनडीए और भाजपा के आसपास भी नहीं टिक रहे। ऐसा हो भी क्यों ना? एक तरफ त्याग की भावना से बना गठबंधन है तो दूसरी तरफ स्वार्थ की भावना से बना हुआ गठबंधन है। जनता भी इस बात को बेहतर तरीके से समझती है, तभी तो जनता ने सर्वे में भी कह दिया कि अब की बार एनडीए की मोदी वाली सरकार। क्या है आया निकल कर सर्वे में, चलिए आपको बताते हैं। लोकसभा चुनाव के लिए अब महज कुछ ही महीनों का समय शेष रह गया है। मोदी सरकार के खिलाफ विपक्ष जीत दर्ज करने की पुरजोर कोशिश कर रही है और पिछले दिनों कांग्रेस, आरजेडी, जेडीयू, टीएमसी समेत 26 दलों के साथ आते हुए विपक्षी गठबंधन बनाया था, जिसका नाम इंडिया रखा। विपक्ष के साथ में चुनाव लड़ने से माना जा रहा था कि आगामी लोकसभा चुनाव में एनडीए सरकार को कड़ी टक्कर का सामना करना पड़ सकता है। हालांकि ताजा सर्वे में ये बात सामने नहीं आती हुई दिख रही है। मोदी सरकार के तीसरी बार सत्ता में वापसी के सर्वे में स्पष्ट संकेत मिल रहे हैं। इंडिया टुडे और सी वोटर द्वारा करवाए गए मोड ऑफ द नेशन सर्वे में बीजेपी लगातार तीसरी बार बहुमत हासिल करती दिख रही है। आम चुनाव को लेकर किए गए सर्वे में एनडीए को 306 सीटें मिलने का अनुमान है, जबकि इंडिया गठबंधन को 193 सीटें मिल सकती हैं। अन्य के खाते में 44 सीटें जा सकती हैं। इस तरह से सर्वे में बताया गया है कि तीसरी बार मोदी सरकार बन सकती है। वहीं कांग्रेस बीजेपी की सीटों की बात की जाए, बीजेपी को 287 सीटें और कांग्रेस को 74 सीटें मिलने का अनुमान है। पिछले 2 लोकसभा में कांग्रेस की ये सबसे ज्यादा सीटें हैं। हालांकि इसके बावजूद भी वो बहुमत तो दूर बल्कि 100 तक का आंकड़े के करीब नहीं पहुंचते दिख रही। सर्वे में अन्य को 182 सीटों के मिलने का अनुमान जताया गया है। हालांकि वोट फीसदी की बात की जाए तो एनडीए और इंडिया गठबंधन में सिर्फ 2% का ही अंतर है। एनडीए को 43, इंडिया को 41 और अन्य को 16% वोट मिल सकते हैं। सर्वे में जनता से पूछा गया कि अब तक का सबसे अच्छा पीएम कौन है। इस पर नरेंद्र मोदी को 43% सबसे ज्यादा वोट मिले। इंदिरा गांधी को 15%, अटल बिहारी वाजपेयी को 12%, मनमोहन सिंह को 11% और जवाहरलाल नेहरू को 6% वोट मिले। इसके अलावा इस सर्वे में यह भी पूछा गया था कि क्या आप एनडीए सरकार के कामकाज से संतुष्ट हैं, तो इस सवाल के जवाब में 59% लोगों ने हाँ में जवाब दिया। वहीं 19% लोग असंतुष्ट नजर आए। इस सर्वे के मुताबिक आज चुनाव हुए तो एक बार फिर से नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री बनते नजर आएंगे। राहुल गांधी और पीएम नरेंद्र मोदी के बीच तुलना में भी पीएम मोदी इस सर्वे में काफी आगे नजर आते हैं। विपक्षी गठबंधन को समझ में ही नहीं आ रहा है कि विरोधाभास के पेड़ पर बना गठबंधन बहुत दिनों तक खड़ा नहीं रह सकता। दिल्ली के सीएम केजरीवाल साहब अपने बड़बोलेपन की वजह से फिर से फंसते नजर आ रहे हैं। केजरीवाल साहब को जरूरत से अधिक अपनी शिक्षा का गुमान हो गया था, लेकिन कहते हैं ना कि पढ़ाई का अधिक घमंड करना ठीक नहीं है। केजरीवाल साहब जब से राजनीति में आए हैं वो अपने बयानों की वजह से हमेशा से चर्चा में बने रहते हैं, लेकिन कई बार आपके बयान आपको ही मुसीबत में फंसा देता है। केजरीवाल साहब और उनके नेता हमेशा से ऐसा बयान देते हैं कि वो खुद ही मुसीबत में फंस जाते हैं। केजरीवाल साहब एक ऐसी मुसीबत में फंस गए हैं कि आरोप सिद्ध हो गए तो उनकी मुसीबत कई गुना बढ़ जाएगी और हो सकता है कि मुख्यमंत्री पद से भी हाथ धो सकते हैं। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की डिग्री पर सवाल उठाकर दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल कानूनी और अदालती चक्कर में घिर गए हैं। गुजरात यूनिवर्सिटी की ओर से दायर मानहानि केस में उन्हें सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। सर्वोच्च अदालत ने केजरीवाल की उस याचिका को खारिज कर दिया है जिसमें उन्होंने हाई कोर्ट के फैसले को चुनौती दी थी। केजरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट से अपने खिलाफ आपराधिक मानहानि केस पर रोक की मांग की थी। गुजरात यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार पीयूष पटेल ने केजरीवाल और आप नेता संजय सिंह के खिलाफ मानहानि केस किया था। आरटीआई एक्ट के तहत पीएम मोदी की डिग्री को लेकर मांगी गई सूचना उपलब्ध कराने के मुख्य सूचना आयुक्त के आदेश पर गुजरात हाईकोर्ट ने रोक लगा दी थी। इसके बाद कथित तौर पर दोनों नेताओं ने गुजरात यूनिवर्सिटी पर कुछ टिप्पणियां की थी। जस्टिस संजीव खन्ना और एसबीएन भट्टी ने कहा कि वो याचिका पर नोटिस नहीं जारी कर रहे हैं क्योंकि मामला गुजरात हाईकोर्ट के सामने पेंडिंग है और 29 अगस्त को सुनवाई होगी। बेंच ने कहा कि गुजरात यूनिवर्सिटी और केजरीवाल अपनी शिकायतें हाई कोर्ट के सामने रख सकते हैं। अरविंद केजरीवाल की ओर से पेश हुए वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि हाई कोर्ट ने मानहानि केस में अंतरिम राहत देने से इनकार कर दिया है, जो गलत है। वहीं यूनिवर्सिटी की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि केजरीवाल ने तथ्यों को छिपाया। गुजरात हाईकोर्ट ने 11 अगस्त को केजरीवाल और संजय सिंह की याचिका खारिज कर दी थी, जिसमें उन्होंने आपराधिक मानहानि की सुनवाई पर अंतरिम रोक की मांग की थी। इससे पहले गुजरात की मेट्रोपॉलिटन अदालत ने अरविंद केजरीवाल और संजय सिंह को
अपने कथित अपमानजनक बयानों को लेकर तलब किया था। इस मामले की सुनवाई 31 अगस्त को होनी है। आप के दोनों नेताओं ने समन को सेशन कोर्ट में चुनौती दी थी। सेशन कोर्ट ने 7 अगस्त को अंतरिम रोक लगाने वाली याचिका खारिज कर दी थी। इसके बाद वो हाई कोर्ट गए थे। सेशन कोर्ट में पुनर्विचार याचिका पर अब 16 सितंबर को सुनवाई होगी। केवल केजरीवाल ने सर्वोच्च अदालत में हाई कोर्ट के 11 अगस्त के फैसले को चुनौती देते हुए याचिका दायर की थी, लेकिन केजरीवाल को अब सुप्रीम कोर्ट से भी झटका लगा है। केजरीवाल साहब को समझना होगा कि सिर्फ निजी राजनीतिक हित के लिए की गई बयानबाजी उन्हें बहुत बड़ा राजनीतिक नुकसान दे जाएगी। आम आदमी पार्टी की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही है। पार्टी के मुखिया और दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल तो पहले से ही कई मुसीबत में फंसे हुए हैं। वहीं अब पार्टी के दूसरे बड़े नेता और पंजाब के सीएम भगवंत मान की मुश्किलें भी बढ़ती दिख रही है। पार्टी के लिए लगातार बुरी खबर आ रही है। दिल्ली में केजरीवाल को पीएम मोदी की डिग्री मामले में सुप्रीम कोर्ट से झटका लगा है, तो वहीं पंजाब में सीएम भगवंत मान को राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित ने बड़ा झटका दिया है। ऐसे में अब सवाल उठने लगा है कि क्या सीएम मान की कुर्सी खतरे में है और क्या पंजाब में राष्ट्रपति शासन लगने वाला है। दरअसल पंजाब के राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित और भगवंत मान के बीच खींचतान थमने का नाम नहीं ले रही है। पंजाब के राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित ने मान सरकार पर संविधान के खिलाफ काम करने और उनके पत्रों का जवाब नहीं देने का आरोप लगाया है। ऐसे में मान सरकार और राज्यपाल के बीच तकरार तेज हो सकती है। दरअसल पंजाब के राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित ने सीएम मान को पत्र लिखकर चेतावनी दी है कि अगर उन्होंने उनके पत्रों का जवाब नहीं दिया तो वो राष्ट्रपति शासन की सिफारिश कर सकते हैं। पंजाब के राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित ने सीएम भगवंत मान को लिखे पत्र में कहा है कि इससे पहले कि मैं राज्य में संवैधानिक तंत्र की विफलता के बारे में अनुच्छेद 356 के तहत भारत के राष्ट्रपति को एक रिपोर्ट भेजूं और आईपीसी की धारा 124 के तहत आपराधिक कार्यवाही शुरू करने के बारे में निर्णय लूं, मैं आपसे अपने द्वारा लिखित पत्रों के तहत अपेक्षित जानकारी मांगता हूं। बनवारी लाल पुरोहित ने कहा कि राज्यपाल द्वारा मांगी गई जानकारी न देना स्पष्ट रूप से संवैधानिक कर्तव्य का अपमान है, जो कि सीएम भगवंत मान पर लगाया गया है। ऐसा न करने पर मेरे पास कानून और संविधान के अनुसार कार्रवाई करने के अलावा कोई विकल्प नहीं होगा। आपको बता दें कि इससे पहले बनवारी लाल पुरोहित ने सीएम मान पर जून में हुए विधानसभा सत्र के दौरान उनकी छवि खराब करने का आरोप लगाया था और इससे पहले भी राज्यपाल पुरोहित ने सीएम मान पर प्रशासनिक मामलों पर जानकारी नहीं देने का भी आरोप लगाया था। वहीं उन्होंने कहा था कि पिछले दिनों विधानसभा सत्र के दौरान पारित हुए 4 विधेयक में से एक राज्य विश्वविद्यालयों में कुलपतियों की नियुक्ति के लिए राज्यपाल की शक्तियों को छीनने वाला था। पुरोहित ने इसे पूरी तरह से अवैध करार दिया था। पुरोहित ने सीएम मान पर संविधान की धारा 167 का उल्लंघन करने का आरोप लगाया था। वहीं अब नए लेटर बम से राज्यपाल ने सीएम मान की टेंशन बढ़ा दी है। तो देखा आपने कैसे दिल्ली के बाद अब पंजाब में भी आपकी मुश्किलें बढ़ गई है। देश में एक कहावत बड़ी मशहूर है कि हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहाँ दम था। ऐसा ही कुछ हाल कांग्रेस के नेताओं का भी है। कांग्रेस को बर्बाद करने में किसी और का नहीं, कांग्रेस के खुद के नेताओं का सबसे बड़ा हाथ है। कांग्रेस के साथ समस्या यही है कि उसके नेता इतने बदजुबान हो चुके हैं कि पीएम मोदी को सत्ता में वापसी कराने में कांग्रेस को बड़बोलेपन का काफी सहयोग रहा है। पीएम मोदी हमेशा से कहते भी रहे हैं कि हमें कुछ करने की जरूरत ही नहीं। कांग्रेस नेताओं के अपशब्द ही हमें शिखर तक पहुंचा देते हैं और एक बार फिर यही हुआ है, जिसके बाद बीजेपी ने कांग्रेस को निशाने पर ले लिया। कांग्रेस नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री मणिशंकर अय्यर ने आत्मकथा मेमोइर्स ऑफ अ मैवरिक द फर्स्ट 50 ईयर्स 1941 टू 1991 में कांग्रेस के 2 प्रधानमंत्रियों पर कई खुलासे किए हैं। 2024 के आम चुनावों से पहले अय्यर के खुलासे कांग्रेस के लिए परेशानी बढ़ा सकते हैं। अब अय्यर के इस खुलासे के बाद बीजेपी को कांग्रेस के खिलाफ नया सियासी हथियार मिल गया है। कांग्रेस नेता मणिशंकर अय्यर के बयान के बाद बीजेपी हमलावर हो गई है। बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा ने मणिशंकर अय्यर के बयान को लेकर कांग्रेस और गांधी परिवार को निशाने पर ले लिया है। संबित पात्रा ने कहा है कि ये शब्द मणिशंकर अय्यर के हैं, लेकिन सोच गांधी परिवार की है। मणिशंकर अय्यर गांधी परिवार के सबसे करीबी नेताओं में से एक हैं। गांधी परिवार की बातों को ही मणिशंकर अय्यर अपने बयानों में व्यक्त करते हैं। मणिशंकर अय्यर फिर से प्रकट हुए हैं। उन्हें फ्रिंज एलिमेंट कहा जाता है, लेकिन वो फ्रिंज एलिमेंट नहीं है। संबित पात्रा ने यह भी कहा कि उन्होंने विशेष रूप से 3 P पर बात की: परिवारवाद, पक्षपात और पाकिस्तान।
विपक्षी गठबंधन के विचार को मणिशंकर अय्यर ने लिखित रूप में पेश किया। पीवी नरसिम्हा राव कांग्रेस के पीएम थे और जिस तरह के शब्द उनके लिए इस्तेमाल किए गए उससे साफ पता चलता है कि गांधी परिवार के प्रवक्ता को गांधी परिवार के अलावा किसी और का प्रधानमंत्री बनना बर्दाश्त नहीं है, भले ही वो शख्स कांग्रेस पार्टी से ही क्यों ना हो। वहीं चंद्रयान 3 का जिक्र करते हुए संबित पात्रा ने कहा कि बुधवार का दिन हमारे लिए बहुत बड़ा दिन था। भारत ने एक मील का पत्थर हासिल किया, चंद्रयान चांद के दक्षिणी ध्रुव पर उतर गया। उसी वक्त मणिशंकर अय्यर की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आती है जिसमें वो कहते हैं भारत कभी भी विश्वगुरु नहीं बन सकता क्योंकि भारत पाकिस्तान को नजरअंदाज कर रहा है। दरअसल मणिशंकर अय्यर ने अपनी आत्मकथा के विमोचन के मौके पर बड़ा बयान देते हुए पीवी नरसिम्हा राव को बीजेपी का प्रधानमंत्री बता दिया। अय्यर ने कहा कि बीजेपी के पहले प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव थे, अटल बिहारी वाजपेयी नहीं थे। अय्यर ने आरोप लगाया कि पूर्व प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव सांप्रदायिक सोच वाले व्यक्ति थे। मणिशंकर अय्यर ने पाकिस्तान के साथ वार्ता बहाल करने की पैरवी करते हुए कहा कि जब पड़ोसी देश की बात आती है तो हमारे पास उनके खिलाफ सर्जिकल स्ट्राइक करने का साहस होता है, लेकिन हमारे पास उनके साथ बैठने तथा किसी पाकिस्तान से बात करने की हिम्मत नहीं होती। प्रश्नोत्तर सत्र के दौरान जब उनसे बाबरी मस्जिद मुद्दे को लेकर राजीव गांधी की उनकी आलोचना के बारे में सवाल किया गया तो अय्यर ने कहा, मुझे लगता है कि राम मंदिर का शिलान्यास गलत था। अय्यर की आत्मकथा के विमोचन के मौके पर पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी भी मौजूद थी। सीएम केजरीवाल के एक ऐलान से विपक्षी गठबंधन में तकरार तेज हो गई है। कांग्रेस ने केजरीवाल पर निशाना साधकर ये स्पष्ट कर दिया कि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा। दरअसल दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल जैसे जैसे चुनाव पास में आ रहा है, पीएम मोदी की नकल करने लगे हैं। पीएम मोदी ने देशव्यापी स्तर पर सभी गरीबों को अन्न बंटवाया तो केजरीवाल साहब भी पीएम की नकल करने लगे। लेकिन आप समझें कि केजरीवाल भी गरीबों को अन्न दे रहे हैं तो पहले ही साफ कर दें कि वो अन्न नहीं दे रहे हैं बल्कि गरीबों का मजाक उड़ा रहे हैं। यह आरोप कांग्रेस केजरीवाल पर लगा रही है। केजरीवाल के इस फैसले का तगड़ा विरोध विपक्षी एकता के ही उनकी साथी पार्टी कांग्रेस ने किया है। कांग्रेस जिस तरह से केजरीवाल का विरोध कर रही है उससे लग रहा है कि कांग्रेस की वजह से आम आदमी पार्टी कहीं इस गठबंधन से गायब न हो जाए। केजरीवाल सरकार दिल्ली के गरीब परिवारों को मुफ्त चीनी देगी। मुख्यमंत्री से मंजूरी मिलने के बाद अब ये फाइल एलजी के पास भेजी गई है। 20 जुलाई 2023 को सीएम अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व में दिल्ली कैबिनेट की बैठक हुई थी, लेकिन केजरीवाल सरकार की इस घोषणा के बाद विपक्षी गठबंधन इंडिया में घमासान मच गया। दिल्ली प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष अनिल चौधरी ने केजरीवाल सरकार पर हमला करते हुए कहा कि ये दिल्ली के गरीबों का अपमान है। अनिल चौधरी ने कहा कि 40 रुपए किलो बिकने वाली चीनी देकर आप गरीबों का अपमान कर रहे हैं। अगर सरकार गरीब परिवार को मुफ्त में दाल, चावल, सरसों और सरसों का तेल देते तो बात होती। केजरीवाल पर निशाना साधते हुए अनिल चौधरी ने कहा कि पिछले 10 सालों से दिल्ली में 52 से 55 लाख रुपए के राशन कार्ड बनने के लिए पेंडिंग पड़े हैं, उनकी आप सुध भी नहीं ले रहे। दिल्ली वाले महंगा पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस खरीद रहे हैं, उन पर अरविंद केजरीवाल सब्सिडी दे सकते हैं। दिल्ली कांग्रेस अध्यक्ष अनिल चौधरी ने यह भी कहा कि केजरीवाल को ये नहीं भूलना चाहिए कि मौजूदा खाद्य सुरक्षा बिल कांग्रेस ही की देन है जिसको वो लागू कर रहे हैं। इसके साथ ही कांग्रेस को यह भी शक है कि इस फैसले के जरिए केजरीवाल कांग्रेस की आफत बढ़ा सकते हैं, क्योंकि अनिल चौधरी ने यह भी कहा है कि ऐसा प्रतीत हो रहा है कि कहीं ना कहीं इस तरह से केजरीवाल आगामी राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ जैसे राज्यों में होने वाले चुनाव में इसका वो मुद्दा बनाकर वोट लेने की फिराक में है। इसके अलावा अनिल चौधरी ने यह भी कहा कि अरविंद केजरीवाल ने कहा था कि दिल्ली में कार्यस्थ सभी कच्चे कर्मचारियों को मैं पक्का करूंगा। उनका यह वादा अभी तक अधूरा है, इसको भी जल्द से जल्द पूरा करना चाहिए। तो देखा आपने कैसे विपक्षी गठबंधन में शामिल कांग्रेस और आम आदमी पार्टी एक दूसरे की पोल खोलने में लगी है। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी की इस तकरार से कहीं विपक्षी एकता ना टूट जाए, क्योंकि केजरीवाल राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के चुनाव में कांग्रेस की नैया डुबो सकते हैं। और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।